Hello everyone, welcome to Tathastu and welcome to our daily news analysis after a gap of good numbers of days. So सबसे पहले तो वैसी बात है कि मैम कहाँ थे, डीएनए क्यों नहीं आ रहा था. तो आई वॉज नॉट वेल, आई वॉज रियली नॉट वेल एंड इवन नाउ आई एम नॉट वेल. बट पहले से जो है थोड़ा बेटर फील हो रहा है, सो दैट इज़ वाई नाउ आई एम कंटिन्यूइंग विद आर this daily news analysis, and this I will be continuing from today itself, right? So अभी तो हम कंटिन्यू करें अपने डेली न्यूज़ एनालिसिस, उससे पहले मैं आप लोग को इतना बता दूँ, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, प्लीज़ डू नॉट स्किप योर मील्स, हैव इट ऑन टाइम. ऐसा नहीं है कि ब्रेकफास्ट जो है आप 12 बजे कर रहे हो, लंच जो है फिर बाद में आप शाम को 6 बजे कर रहे हो, तो ऐसा काम मत करिए. जो भी है खाना तो उसको टाइमली खाइए, सो दैट योर बॉडी will be fit enough to fight any kind of problems, any diseases or whatever, right? Chaliye, so with this thing only we are going to start off with our daily news analysis of 9th of August. इससे पहले के जो 2 दिन के मिस हो गए हैं, that I will be covering. कल जो है उसको कवर कर दूंगी, right? So don't worry about it, we will be covering that as well. चलिए, let's get started. But before that, सबसे पहले जो है टेबल ऑफ कंटेंट्स हम देखेंगे कि क्या क्या जो कंटेंट्स हैं, क्या टॉपिक्स हैं जो कि हम कवर करने वाले हैं. तो सबसे पहला है इशू नॉर्म्स फॉर सेक्स सेलेक्टिव सर्जरीज ऑन इंटरसेक्स इन्फेंट्स. सो ये जो है एक्चुअली सर्जरीज के लिए रिलेटेड है, स्पेशली टू द चिल्ड्रन एंड द स्मॉल kids and all who are having the intersex, or you can say their body parts are actually different, right? So वो चीज़ को लेकर के है. So we will be studying about this thing कि क्या है and all, and कोर्ट ने क्या कहा है इस चीज़ को लेकर के कि सर्जरीज क्या करना है नहीं करना है and all those kind of things. Next is the Defense Ministry to switch to locally built OS operating system in computers amid threats. So यहाँ पर क्या है कि आप सभी को पता ही है कि every then and now there is some kind of attack, malware is being sent and system को जो है अटैक करने की कोशिश करी जा रही है. So in this context only यहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो है डिसाइड किया है कि हम लोकली बिल्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें स्विच कर जाएंगे. So what is that and all, we will get to know about this as well. ये हमारे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से तो बहुत ही ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है. थर्ड है ओवर 45,000 teenage pregnancies reported in Karnataka in 3 years, which is really very huge. 45,000 teenage pregnancies. We always see that कि एजुकेशन के साथ साथ जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट हो रही हैं, बेटर हो रही हैं, बट हियर 45,000, ये आप देख सकते हो कि आंकड़े ऐसे दिख रहे हैं, लेकिन आप ये भी सोचिए कि आंकड़े जो हैं सिर्फ ये सरकारी या फिर इधर उधर से कैसे भी कलेक्ट करके एक्चुअल वाले जो नंबर्स होंगे वो कितने ज़्यादा होंगे. दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट अगेन आपके सोशल इश्यूज़ को लेकर के. नेक्स्ट आता है जन विश्वास बिल 2023, जो कि आपका इसमें है टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट वाले पार्ट में आता है, तो वी विल बी कवरिंग दिस ऑल्सो. नेक्स्ट इज द शुड कॉन्स्टिट्यूशन बी अमेंडेड टू मेक आर्टिकल 370 परमानेंट. सो दिस इज समथिंग विच हैज़ बीन आस्क्ड बाय CJI. चंद्रचूड़ जी जो है हमारे CJI, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि क्या भाई हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दें 370 जो आर्टिकल इसको परमानेंट करने के लिए. एंड अ लॉट ऑफ अदर क्वेश्चंस आल्सो ही आस्क्ड, he raised a lot many questions, right? So we will be looking into this article as well. Next is more students using smartphones for their entertainment purpose rather than for their studies. तो पढ़ाई करने के बजाय जो हमारे बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि एंटरटेनमेंट. बहुत सारे लोग आप ही में से होंगे ऐसे कि जो कि नोटिफिकेशन आया, चलिए एनालिसिस हो रहा है द हिंदू का, देख लेते हैं. नोटिफिकेशन आया, आप देख रहे हो ऑल ऑफ अ सडन कोई और नोटिफिकेशन आ गया, आपने वहाँ पे क्लिक किया और चले गए वहाँ पे वो वीडियो देखने. तो ये डिस्ट्रैक्शन होता रहता है, राइट? तो स्टडी नहीं हो रही है बल्कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल हो रहा है फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पज, विच विल अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय द लाइफ, राइट? एंटरटेनमेंट के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए लाइफ बहुत लंबी है, बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं, बट देर इज़ ऑलवेज अ टाइम. हर चीज़ का एक समय होता है, तो वो समय में अगर आपने अपने लिए अपनी ज़िंदगी में मेहनत नहीं करी तो एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड. चलो, सो वी विल बी कवरिंग दिस ऑल्सो, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें. नेक्स्ट आता है द ग्रामर ऑफ कॉमर्स इन अ न्यू एज ऑफ जियो पॉलिटिक्स
बहुत ही इंटरेस्टिंग है रुपीज़ एंड यहाँ पर जो है करेंसीज, डिफरेंट करेंसी से रिलेटेड है ये, इसको हम जानेंगे। हमारा आता है इसमें एडिटोरियल पोर्शन में है। नेक्स्ट है क्लाइमेट इवेंट्स एंड एन अम्ब्रेला फॉर द अर्बन हेल्थ, सो दिस इज़ ऑल्सो वी विल बी कवरिंग। ये दोनों के दोनों जो है हमारे एडिटोरियल के पोर्शन है एंड ये जो है टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट का पोर्शन है। सो ऑल दीज आर द पॉइंट्स, ऑल दीज आर द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू कवर इन टुडेज क्लास। बट बिफोर दैट अ लिटिल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। हमारा फ्रीडम बैच जो है ये तो फिनिश ऑफ हो गया, ठीक है। फ्रीडम बैच जो है इसके लिए एडमिशन 15 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं, MSLV कल से स्टार्ट हो रहा है एंड NCERT बैच भी हमारा चल रहा है। सो एंड इफ़ यू वांट टू हैव गेट any information related to any of the courses which are going on, तो आप इस चीज़ के लिए तथास्तु ICS.com इस वेबसाइट पे जा सकते हैं in order to get the information, and apart from that you can call on these numbers as well। आप इन नंबर्स पे भी जो है वो कॉल कर सकते हो। और NCERT मॉड्यूल जो है इसको यहाँ पे इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं अभी भी, और you can even visit our office as well। Let's get started with the very first topic, and the very first topic is the Defense Ministry to switch to locally built operating system in computers amid threats। अभी recently अगर आप सभी को याद हो कि हमने कवर किया था एक ransomware, that was the Akira, ठीक है। ऐसे ही जो है बहुत सारे मालवेयर्स होते हैं। मालवेयर्स आर दोज काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर या फिर कुछ ऐसा कमांड, कुछ तो ऐसा चीज़ होता है एक्चुअली, जो क्या है कि सपोज़ कि आपके सिस्टम में आ गया तो यू माइट लूज़ योर डेटा, या फिर जो डेटा है आपका वो मिसप्लेस, आपका जो डेटा है वो वहाँ से डिलीट कर देंगे, या फिर जो है वहाँ से फेच करके आपके सिस्टम से डिलीट करके दे विल पुट इट ऑन द डार्क वेब और एनीवेयर एल्स। मतलब आपका जो सिस्टम है, सपोज़ जैसे कि यहीं पे ही ले लीजिए, सपोज़ कि गवर्नमेंट का सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे तो बहुत सारी जो डेटा है वो इसके अंदर है। अगर सपोज़ कि ये सिक्योर नहीं है, तो अगर ये सिक्योर नहीं है तो ऑब्वियसली बात है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, बहुत सारा ऐसा इंफॉर्मेशन होगा जो लीक हो जाएगा। वी माइट बी यूज्ड and which can be definitely used as against for our country, हमारे ही कंट्री के खिलाफ जो है इसको यूज़ किया जा सकता है। सो इसीलिए इन डेटा को जो है हमको बचा करके रखना ज़रूरी है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, सपोज़ कि हम जो है कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग सा या फिर बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेपन डेवलप कर रहे हैं, ओके, और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है, बट एवरी देन एंड नाउ देयर इज़ सम काइंड ऑफ अटैक, साइबर अटैक जो है वो हो रहा है हमारे सिस्टम के ऊपर। तो अब वहाँ से जो वो डेटा है वो मिला, फेच कर लिया एंड पता चला कि अरे भाई ये तो इस तरीके का कुछ जो है वो डेवलप कर रहे हैं, तो इस चीज़ को लेकर के क्या हो सकता है, उसको डिसरप्ट किया जा सकता है। सपोज़ कि चंद्रयान ही है, चंद्रयान को जहाँ से भी जैसे भी ऑपरेट हो रहा है उसको डिसरप्ट करने के लिए क्या किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर मैल फंक्शन कर दो, ठीक है, कमांड गड़बड़ दे दो, राइट। तो कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया जाए सिस्टम में घुस करके सो दैट कि डजंट वर्क एनी हाउ, या फिर जो डेटा है वो वहाँ से आ रहा है तो वो हमको मिले ही नहीं, राइट। तो इस टाइप की अगर जो चीज़ें होंगी तो ऑब्वियसली बात है कि क्या होगा, मिशन फेल हो गया भाई, मिशन फेल हो गया भाई, इस टाइप की चीज़ होंगी। ये तो मैं बहुत माइन्यूट चीज़ बता रही हूँ, लेकिन सपोज़ कि न्यूक्लियर वेपन ही है, हम टेस्ट करने का सोच रहे हैं, सपोज़ कि सोच रहे हैं कुछ नया हमने वेपन जो है वो डेवलप किया है न्यूक्लियर वेपन का, राइट। या फिर जो है हमारा जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उसको ऑपरेट कर रहे हैं हम लोग कहीं से, राइट। तो वो सारी चीज़ें अगर डिसरप्ट हो गई किसी तरीके से, साइबर अटैक हुआ, कुछ भी इस तरीके के रैंसमवेयर है, कुछ भी गड़बड़ हुआ, देन डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हैव क्रिएटेड रियली वेरी ह्यूज प्रॉब्लम, बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है हमारी सिक्योरिटी के पर्पज़ से, हमारी सेफ्टी के पर्पज़ से, राइट। तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, इन्हीं सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि भाई हम जो है अपना खुद का जो लोकली डेवलप्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है, उसमें जो है हम शिफ्ट कर जाएंगे सो दैट इस तरीके की कोई चीज़ें जो है वो हम फेस नहीं कर पाए, ओके। सो दिस इज़ व्हाट दे आर प्लानिंग।
So Defense Ministry has decided to replace the Microsoft operating system in all computers connected to the internet with a new operating system. And ये जो नया operating system है इसका नाम है माया, MAYA. ठीक है, तो ये जो लोकली डेवलप्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन्होंने कहा कि भाई हम जो इससे कनेक्ट कर देंगे एंड इट इज बेस्ड ऑन दी ओपन सोर्स उबुंटू. ठीक है, उबुंटू के ऊपर जो है इसको डेवलप किया गया है माया को. सो ये इसका जो है इस ऑपरेटिंग सिस्टम का हम लोग यूज़ करेंगे सो दैट किसी तरीके का कोई भी जो है अटैक जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर जो माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके ऊपर होता है वो चीज़ ना हो. ओके, अब यहाँ पे एक और पॉइंट कह रहे हैं दैट माया हैज़ द इंटरफेस एंड ऑल फंक्शनैलिटी. जिस तरीके से जो विंडोज़ काम करती है उसी तरीके से ये माया जो है उसका इंटरफेस भी एकदम वैसा ही है, उसकी फंक्शनैलिटी भी एकदम वैसी ही है. तो ऐसा जो है बहुत डिफ़िकल्टी वाला कोई प्रॉब्लम फेस करेंगे, कोई सिचुएशन फेस करेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है. इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा एन एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड प्रोटेक्शन सिस्टम जिसका नाम है कि चक्रव्यूह. ठीक है, इसको भी इंस्टॉल किया जाएगा इन सारे सिस्टम में. क्या है ये? एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड प्रोटेक्शन सिस्टम. एंड पॉइंट तक जो है प्रोटेक्शन के साथ एनक्रिप्टेड चीज़ें जो है इंफॉर्मेशन वो पहुँचे एंड जो हमारा डेटा है वो भी सुरक्षित रहे. तो उस चीज़ के लिए चक्रव्यूह जो है इसको इंस्टॉल किया जाएगा. एंड माया इज बीइंग इंस्टॉल्ड ओनली इन डिफेंस मिनिस्ट्री सिस्टम्स. माया जो है कहाँ पे किया जा रहा है? only in the defense ministry systems and not on computers connected to the networks of the three services. अभी सिर्फ डिफेंस मिनिस्ट्री सिस्टम जो है उसी के ही ऊपर इसको इंस्टॉल करने की बात करी जा रही है. जो थ्री सर्विसेज है, ट्राई सर्विसेज हैं, अभी वहाँ पर जो है इसको इंस्टॉलेशन की बात जो है वो फिलहाल नहीं है. हालांकि इस चीज़ को लेकर के बात हो रही है. एक और पॉइंट याद रखिएगा कि यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड रहती हैं उन सिस्टम्स पे माया ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको इंस्टॉल करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं. माया वुड प्रिवेंट मॉलवेयर अटैक्स एंड अदर साइबर अटैक्स विच हैड सीन अ स्टीप इंक्रीज रिसेंटली. अभी जो है हर बार हम लोग कहते हैं कि जो लड़ाइयाँ होंगी दैट विल बी ऑन द न्यूक्लियर वेपन्स. ठीक है, बट ये सिर्फ न्यूक्लियर वेपन का ही नहीं है. अभी जो every time every day we are fighting and we are fighting against the cyber attacks. चाइना की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, रशिया की तरफ से, यूएस की तरफ से, हर किसी की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ जो है साइबर अटैक्स एवरी देन एंड नाउ जो है वो होते रहते हैं. तो इन सारी चीज़ों को, ये साइबर अटैक इज समथिंग विच इज़ वेरी कॉमन एंड इट हैपन्स एवरीवेयर. एंड इसको अटैक करके आप जो सिस्टम है किसी की सिक्योरिटी को थ्रेट बता देते, भैया आपकी सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा वीक है एंड व्हाट वी कैन डू एक्चुअली टू यू. जस्ट इमेजिन व्हाट वी कैन डू, राइट. तो चाइना से भी आपने सुना ही होगा कि कितनी बार जो है इंडिया के ऊपर, इंडिया के सिस्टम्स पर जो है वो अटैक हुए हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज ओवर 45,000 टीनेज प्रेगनेंसीज रिपोर्टेड इन कर्नाटका इन 3 years. 3 साल में 45,000 टीनेज प्रेगनेंसीज जो है वो देखने के लिए मिली हैं. कहाँ पर? कर्नाटका में. तो यहाँ पर जो ये नंबर है दिस इज़ वेरी कंसर्निंग. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर जो है दूसरा वर्ड जो बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग है वो है टीनेज प्रेगनेंसीज वाला. ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा कंसर्न वाला चीज़ क्यों है? क्योंकि देखिए टीनेज जो है वो बहुत ही वल्नरेबल एज हम मानते हैं कि टीनेज एक ऐसा एज होता है जब बच्चे जो हैं वो बहुत ही वल्नरेबल होते हैं, इमोशनली, फिजिकली बहुत ही वल्नरेबल होते हैं, राइट. अब यहाँ पे जो ये कर्नाटका से ये जो डेटा निकल करके आ रहा है, ये जो डेटा है एज सच ऐसा नहीं है कि सरकार ने अपनी तरफ से लेकर के दिया. दिस हैज़ बीन सर्वेड, इसको जो स्टडी किया गया, राइट. कुछ लोगों ने जो है इस डेटा को निकाला एंड वहाँ पे ये चीज़ पता चली कि भाई इस तरीके से जो चीज़ें हैं हो रही हैं. तो ये आरटीआई क्वेरी के थ्रू जो है ये इंफॉर्मेशन जो है वो पता चली. तो आरटीआई देख लीजिए हमारे लिए कितना ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट हथियार है हम लोगों के लिए. देखो, जब ये टीनेज प्रेगनेंसी की बात आती है तो यहाँ पे सबसे पहला बात तो ये आ जाता है कि एज सून एज दिस थिंग कम्स देन डेफिनेटली द वेरी फर्स्ट थिंग विच कम्स इनटू द माइंड इज द हेल्थ,
राइट तो इनकी हेल्थ जो है वो खतरे में आ जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी इज लाइक विच क्रिएट्स लॉट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं एंड दे आर फिजिकली ऑल्सो नॉट रेडी फॉर दिस थिंग, प्रेगनेंसी के लिए रेडी नहीं होती है बॉडी। तो हेल्थ इश्यू सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक आती है। दूसरा जो इमीडिएट चीज़ देखने के लिए मिलता है कि उनका एजुकेशन, तो यहाँ पर इट एक्चुअली हार्म्स देयर एजुकेशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो अपना जो एजुकेशन है वो डिसकंटिन्यू कर देंगी, पढ़ाई जो है वो आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, विच इज़ वेरी ऑब्वियस एट दिस एज, राइट। तो ये जो चीज़ है ये हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आ जाती है वो है माल न्यूट्रिशन, ठीक है। हेल्थ ये है, ये यहाँ पे हेल्थ में ही दूसरी पॉइंट आ जाती है माल न्यूट्रिशन। एंड माल न्यूट्रिशन सिर्फ उन्हीं में, सिर्फ ये जो लड़कियां हैं सिर्फ वही नहीं, बल्कि जो उनके अनबॉर्न चाइल्ड हैं वो भी, उनके लिए भी ये दिक्कत है, क्योंकि दोनों का ही हेल्थ एक दूसरे से रिलेटेड रहता है। दोनों का ही नहीं बल्कि माँ के हेल्थ से ही रहता है रिलेटेड। टीनेज गर्ल्स होती हैं, दे आर वेरी यंग एंड व्हेन they are carrying child, the child is actually taking everything from their body। and जब माँ ही जो है, जब टीनेज गर्ल्स ही नहीं है, उन गर्ल्स जो है उनको ही हेल्दी फूड नहीं मिल रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है देयर चाइल्ड विल ऑल्सो वोंट बी गेटिंग हेल्दी फूड, न्यूट्रिशंस जो है उनको भी नहीं मिलेगा। एंड अल्टीमेटली वो जो बॉडी में से ही जो है वो, ये भी तो बच्चियाँ ही हैं, तो इनके ही बॉडी से वो अपना न्यूट्रिशन लेंगे एंड फाइनली जो है उसके बाद जब उनकी भी बॉडी कमज़ोर पड़ जाएगी, देन डेफिनेटली दोनों के दोनों जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएंगे। ओके तो यहाँ पर मेरा कहने का पॉइंट क्या है, देखो टीनेज गर्ल्स जो है एज कम है, ठीक है, तो इनके बहुत सारे हेल्थ इश्यूज इनको होंगे, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज में है, इनका मेंटल हेल्थ जो है उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अब यहाँ पे ये जो कुछ डेटा है, मैं आपको ये डेटा अगर दिखाऊं, ये WHO का डेटा है, यहीं पे ही दिखा रहा है 2019 के डेटा से कि जो अडोलेसेंट एज है 15 to 19 ईयर्स, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में दे हैड एन एस्टिमेटेड 21 मिलियन प्रेगनेंसीज ईच ईयर। जो भी लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज हैं वहाँ पर 21 मिलियन प्रेगनेंसीज देखने के लिए मिली हैं, जिसमें कि अप्रॉक्सीमेटली 50% वर अनइंटेंडेड एंड विच रिजल्टेड इन एन एस्टिमेटेड 12 मिलियन बर्थ्स। अनचाही प्रेगनेंसी थी 50% में, जिसमें कि 12 मिलियन बर्थ्स जो हैं वो हुए। 2019 के ही डेटा के हिसाब से ये भी चीज़ कहा जा रहा है कि 55% ऑफ द अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज अमंग adolescent गर्ल्स एज 15 to 19 ईयर्स एंड इन अबॉर्शंस। तो ये जो 50% अनइंटेंडेड थे, उन 50% सपोज की ये कितने थे, 100 थे, ठीक है, ये 100 का जो 55% है वो अबॉर्ट हो गए, वो बच्चे जो है वो अबॉर्ट हो जाते, विच इज क्वाइट अनसेफ। लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज जो है वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा अनसेफ है, बिकॉज यू वॉन्ट बी हैविंग दैट मच ऑफ मनी, एंड आपके पास जब वैसा अच्छा मनी नहीं है तो आप कहीं पे भी जाके अबॉर्ट करोगे, एंड अबॉर्ट करोगे तो ऑब्वियसली बात है कि हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, दैट कुड बी डेडली ऑल्सो फॉर द मदर, फॉर द टीनेज गर्ल एंड एज वेल एज, एंड ऑब्वियसली बात है कि अबॉर्ट है तो बच्चा तो खैर बचना ही नहीं है, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग ओनली, ठीक है। तो इट इज़ क्वाइट अनसेफ, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट जो अडोलेसेंट मदर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करती हैं। दे फेस हायर रिस्क ऑफ द एक्लैम्शिया। अब ये एक्लैम्शिया जो है ये एक्चुअली होता क्या है, एक्लैम्शिया एक टाइप की जो है वो मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, मेंटली इनको दिक्कतें होती हैं, ठीक है, परेशानियां होने लगती है, जो कि अगर आप देखेंगे 20 से 24 साल में अगर कोई प्रेग्नेंट होती हैं तो उनमें ये इशू देखने को नहीं मिलेगा, बट दे विल फील समथिंग इन देयर ब्रेन एंड दे गेट वेरी एंग्री, दिस इज अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम विच एक्चुअली कम्स, वो जो एक तरीके से जो है होता है किसमें, जो भी 10 to 19 ईयर्स के बीच में जो एडोलेसेंट मदर्स बन जाती हैं तो उनको। दूसरा होता है दिस प्योर
पेरियल एंडोमेट्रिटिस एंड सिस्टमिक इन्फेक्शंस, इनको इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं। एंड द बेबीज ऑफ अडोलेसेंट मदर्स फेस हायर रिस्क्स ऑफ द लो बर्थ वेट विच इज़ वेरी ऑब्वियस, बिकॉज क्योंकि जब माँ की ही जो वेट है वो अच्छी नहीं है, अच्छा फूड नहीं मिल रहा है, माल न्यूट्रिशन वहाँ से जो है पास ऑन हो जाएगा, यहाँ पे बच्चे की वेट जो है वो बहुत ज़्यादा कम होगी, प्री टर्म बर्थ होगा यानी समय से पहले जो है बच्चा पैदा हो जाएगा, एंड बहुत सारे जो है नियोनेटल कंडीशंस जो हैं वो भी क्रिएट हो जाते हैं। तो ऑल इन ऑल अगर देखें तो सच मतलब there is lots of problem not only for the girls but also for the babies, right? ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा जो चाइल्ड बर्थ के ऊपर जो डेटा अगर हम देखें यहाँ पर, तो among girls aged 10 to 14 years are getting more widely available. Globally, the adolescent birth rate of girls 10 to 14 years in 2022 was estimated 1.5 per thousand women, with the higher rates in the sub-Saharan Africa and Latin America and that of the Caribbean islands. तो आप देख सकते हो कि कहाँ पर जो है ज़्यादा नंबर ऑफ अडोलेसेंट गर्ल्स जो है प्रेगनेंसी का शिकार हो रही हैं। एंड यहाँ पर आप इंडिया में भी देख सकते हो कि किस तरीके से नंबर्स जो हैं वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, राइट? तो लो इनकम एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ जो हैं यहाँ पर इश्यूज़ जो हैं वो जनरली ज़रूर जो है वो देखने के लिए मिल रही हैं। एंड यहाँ पर एक और पॉइंट देखने की, यहाँ पे देखो कि अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज की बात हो रही है। इट मीन्स दैट देयर मस्ट बी अ लॉट मेनी रीजंस जो कि उनके मर्जी के खिलाफ है, जिसमें कि आता है सेक्सुअल वायलेंस, ठीक है? तो वो भी एक रीज़न यहाँ पर ज़रूर आप कह सकते हो कि रीज़न हो सकते हैं बिहाइंड दीज नंबर्स, राइट? सो there are a lot of problem, a lot of things related to this thing. And apart from that, not only this, this is definitely the problem, but the other reasons, among the other reasons I would like to point out is the social media. Social media is also something which is impacting the brain, the mind of the girls, the mind of the boys, which is such a young, बहुत ही young, आप देख सकते हो adolescent age ही क्या है भाई आपका ना, 12 13 14 15, हाँ ये 16 एज जो होती है, ये एज क्या ही है? आप दुनिया समझ रहे हो, आप में इतनी सारी चेंजेस आ रही हैं विद इन यू ओनली, यू आर फीलिंग लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? तो आपकी बॉडी में भी इतनी चेंजेस आ रही हैं, राइट? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, द सोशल मीडिया इज ऑल्सो इम्पैक्टिंग योर ब्रेन, एंड सो मच ऑफ रोमांस एंड एवरीथिंग इज बीइंग शोन and everything is freely available, right? So all these things are also impacting the mind of the child, mind of these children, so that is also impacting them. Next is, should constitution be amended to make article 370 permanent? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही इज आस्किंग दिस थिंग, क्या हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दें आर्टिकल 370 को परमानेंट करने के लिए? पहले हम जो है ये पूरी पॉइंट जो है एक बार हम इनका देख लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट जो है इन्होंने कहा है, राइट? तो अभी जो आर्टिकल 370 एक्चुअली जिसको हटा दिया गया था, एब्रिविएट किया गया, तो उसी के ऊपर जो है ये जो बहस चल रही है एक्चुअली कोर्ट में, तो उसी में ही ये आर्टिकल भी सामने आया है। तो पहले आर्टिकल 370 के बारे में मैं आपको एक ब्रीफ दे देती हूँ। ऐसा तो कोई भी नहीं है, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी है यहाँ पर जिसको कि आर्टिकल 370 के बारे में नहीं पता होगा। बट आर्टिकल 370 जो है इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया था 1949 में। बट इसको जब इंक्लूड किया गया था तो इसको इंक्लूड किया गया था एज अ टेम्पररी प्रोविजन, ठीक है? कैसे इंक्लूड करे थे? एज अ टेम्पररी प्रोविजन। एंड इस टेम्पररी प्रोविजन की वजह से जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल प्रिविलेज और स्पेशल स्टेटस टाइप जो है स्पेशली काफ़ी ज़्यादा ट्रीट किया जाता था, जिसमें कि क्या होता था कि इनका अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है? हमारे देश के अंदर ही एक और देश, एक ऐसा स्टेट जहाँ पे उसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होता था, ठीक है? तो इसके अलावा क्या है, इट लिमिटेड द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, जो इंडियन पार्लियामेंट है उसकी भी जो अथॉरिटी है उसको भी लिमिट कर दिया था आर्टिकल 370, ठीक है? तो ये चीज़ जो है वो
आर्टिकल 370 की वजह से इनको एक तरीके से प्रिविलेज मिला करती थी कि भाई अगर सरकार कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आई है तो हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, तो दैट इज समथिंग विच वी विल बी डिसाइडिंग एक्चुअली. So Article 370 conferred authority upon the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir to recommend the application of specific articles from the Indian Constitution to the state. So they were having the authority जो जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी कि भैया आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो अपने इधर अप्लाई करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें जो थी मतलब एकदम फ्री हैंड था, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू एंड ऑल. इसके साथ साथ जो है एक और आर्टिकल आया था, आर्टिकल 35A. एंड ये आर्टिकल 35A आने की जो वजह थी उसके पीछे कौन थी, आर्टिकल अगेन 370 ही था, जिसको कि इंट्रोड्यूस किया गया था प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा 1954 में. एंड इट वाज बेस्ड ऑन द सजेशंस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. इनके बेसिस पे, इनके रिकमेंडेशन के बेसिस पे जो है इसको लेकर के आया गया था. इस प्रोविजन में क्या था, that it empowered the Jammu and Kashmir legislature to determine the state's permanent residents, state के permanent resident का and bestow them with the distinct rights and that of the privileges. the बाहरी people, बाहरी in the sense कि जो भी जम्मू एंड कश्मीर के बाहर के लोग हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में बस नहीं सकते थे, वहाँ पे जो है वो ज़मीन नहीं खरीद सकते थे. बट यहाँ पर क्या चीज़, और वही चीज़ें जो है ये आर्टिकल 35A जो है वो दे रही थी. एंड वहाँ और एक और था कि अगर जम्मू एंड कश्मीर की कोई लड़की जो है वो बाहर इन द सेंस जम्मू एंड कश्मीर के अलावा बाहर किसी स्टेट के लड़के से शादी करती थी तो उसके जो भी प्रिविलेजेस, जो भी उसके राइट्स होते थे वो सारे के सारे उसको छोड़ने पड़ जाते थे. राइट. सो ये सारे पॉइंट्स जो है वो इसमें 370, 35A ये सारी चीज़ें थी. तो आर्टिकल 370 जो है जब इसको एब्रोगेट किया गया था तो उसके बाद इस चीज़ को लेकर के काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रेज हुए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की नहीं है, सरकार भी नहीं थी उस टाइम, एंड इन्होंने जो है धोखा दे करके आर्टिकल 370 को हटाया है. तो इसी चीज़ को लेकर के ये बहस जो है वो ये कोर्ट में चल रही है. सो एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इंडिया सीक्स इट्स पब्लिक ओपिनियंस थ्रू एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस सच एज पार्लियामेंट एंड नॉट थ्रू द ब्रेक्जिट type referendums. And this is what has been said by our Chief Justice of India D.Y. Chandrachud. So he said this thing कि भैया इंडिया जो है वो ट्रूली कॉन्स्टिट्यूशनल जो वे में डेमोक्रेसी को फॉलो करता है. तो अगर आपको इस तरीके से इस बात को फॉलो करने की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट के थ्रू, जैसे कि अगर आप पब्लिक ओपिनियन लेना है तो वो पार्लियामेंट के थ्रू वाली जो बात है वैसे देखो, ठीक है. लेकिन अगर आप चाहते हो कि ब्रेक्जिट जैसा रेफरेंडम हो तो इंडिया में वो चीज़ जो है वो एक्चुअली नहीं होगी, बिकॉज दिस इज व्हाट हैज़ बीन एक्चुअली आस्क्ड बाय कपिल सिब्बल. ही इज द वन हु इज एक्चुअली appearing for the petitioners and he said this thing कि भैया यहाँ पे जो है वो पूछा ही नहीं गया. तो यहाँ पे इनका ये कहना है कि भैया आप अगर चाहते हो कि ब्रेक्जिट जैसा कुछ हो तो वो यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होंगी. जिस तरीके से जो है अगर कोई बहस करना है कुछ भी है तो पार्लियामेंट में, क्योंकि पार्लियामेंट में लोग कौन है, वो हम ही लोग के रिप्रेजेंटेटिव, हम ही लोग इन द सेंस जो लोग हैं, राइट, आम आदमी हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव वहाँ है. तो वहाँ पे जाकर के इस चीज़ को लेकर के बात जो है वो हो सकती है, वहाँ पे जो ओपिनियन बनेगा उसको लेकर के आगे चीज़ें बढ़ सकती हैं. बट इफ़ यू वांट कि हर एक लोग जो है जाकर के वोटिंग करेंगे ब्रेक्जिट की जैसे, तो वैसा नहीं होगा. In a constitutional democracy, seeking the opinions of the people should be through established institutions. This is what he is saying. Any recourse of public opinion has to be sought through the established institutions only, and here the established institution is the parliament. This is what he is pointing it out. Was a constitutional amendment required in the Indian constitution to drop the temporary nature of the 370? He is asking again कि 370 का जो temporary nature है, क्योंकि इसे as a temporary provision ही करके add किया गया था, तो क्या उसका वो temporary
टेम्पररी नेचर हटाने के लिए हमको कोई परमानेंट टाइप का कोई अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में? और कैन इट बी डीम्ड परमानेंट merely on the basis that Jammu and Kashmir Constituent Assembly did not abrogate it before dissolving in 1975? या फिर जो है ये हम देखें कि जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो इसको नहीं हटाई 1957 में डिसॉल्व होने से पहले, तो क्या इसके बेसिस पे हम कोई डिसीजन ले? मतलब आप क्या चाहते हैं करके ही दिस इज व्हाट हैज़ बीन क्वेश्चन बैक्ड, क्वेश्चन जो है वो दोबारा उनसे जो है एक्चुअली पूछा गया. सो दिस इज व्हाट इज एक्चुअली रिलेटेड टू दिस थिंग. नेक्स्ट इज मोर स्टूडेंट्स यूजिंग स्मार्टफोन्स फॉर एंटरटेनमेंट दैन दैट ऑफ द स्टडी. सो स्टडी जो है वो पढ़ाई करने के नाम पर कोविड में एक्चुअली स्टार्ट हुआ था कि भाई कोविड जो है क्लासेस बंद है, ठीक है, पढ़ाई नहीं हो रही है. तो अब इन सारी चीज़ों के लिए क्या किए कि भाई कोविड में क्लासेस जो है वो कैसे होने लगी? ऑनलाइन. अब ऑनलाइन होने लगी तो एवरीवन वाज लाइक कि भाई अब स्मार्टफोन तो चाहिए. अब स्मार्टफोन चाहिए तो क्लास चल रही है अपनी, चलो मैं मान लेती हूँ रफली अराउंड 3 आवर्स भी अगर क्लास चल रहा है, ठीक है, रफली अराउंड 3 आवर्स भी अगर क्लास चल रहा है, ठीक है, तो उसके बाद क्या कर रहे हैं? उसके बाद जो है वो क्या चीज़ें हो रही हैं? उसके बाद जो हो रही है वो है सिर्फ एंटरटेनमेंट, ठीक है. उसके बाद सिर्फ एंटरटेनमेंट हो रही है, ठीक है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट. तो ये एंटरटेनमेंट जो है मौज मस्ती ज़्यादा हो, अब क्या हो रहा है कि मौज मस्ती ज़्यादा हो रही है, पढ़ाई नहीं हो रहा है. अभी ये कोविड में ऑनलाइन एजुकेशन देने के चक्कर में अब क्या चीज़ें हुई हैं कि अब सभी के पास जो है वो और बहुत सारे लोगों के पास, नॉट सभी बट बहुत सारे लोगों के पास जो है वो स्मार्टफोन्स आ गए हैं. अब ये बहुत सारे जो लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन्स आ गए हैं, अब इस रीज़न की वजह से क्या चीज़ चल रही है? जब स्मार्टफोन्स जो है वो ऑलमोस्ट हर किसी के पास आ गई है, जस्ट गिव मी अ तो यहाँ पर क्या है कि जो स्मार्टफोन है ऑलमोस्ट सब किसी के पास आ गया. अब स्मार्टफोन पे जब आप यूट्यूब देखते हो तो यूट्यूब देख रहे हो तो क्या चल रहा है भाई? एवरी दिन है नाउ सम रील्स चल रहे हैं या फिर शॉर्ट्स चल रहे हैं, वीडियोस बैक टू बैक आ रही हैं, कभी इसका वीडियो कभी उसका वीडियो, कभी ये देख ले कभी वो देख ले. तो इन सारी चीज़ों की वजह से अभी पढ़ाई तो नहीं हो रहा है, स्टडी वाला टाइम तो चला गया भैया, लेकिन अब स्मार्टफोन जो है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से जो है वो यूज़ हो रही है. तो यहाँ पे भर भर के डेटा जो है वो इसी चीज़ से ही रिलेटेड दी हुई है, जितने भी डेटा यहाँ पर है कि किस तरीके से बच्चे जो हैं वो अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो कि अपने टाइम जो अपना समय है, अपनी ज़िंदगी जो है वो ख़राब कर रहे हैं. सो दिस इज़ व्हाट द सर्वे इज़ एक्चुअली टॉकिंग अबाउट. लेट्स चेक दिस आउट. तो पैन इंडिया की अगर बात करें तो 6229 पेरेंट्स जो हैं जिनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके ऊपर ये सर्वे हुआ था. जो बच्चों के ऊपर सर्वे हुआ है वो 6 to 16 ईयर्स के बच्चे हैं, रूरल कम्युनिटीज़ के. एंड इन्होंने 21 स्टेट्स में इस चीज़ को जो है वो देखा दैट मोर चिल्ड्रन यूज्ड स्मार्टफोन्स फॉर एंटरटेनमेंट रादर दैन दैट ऑफ दी स्टडीज़. पढ़ाई के अलावा वो लोग जो है अपना पढ़ाई तो नहीं कर रहे बल्कि किस चीज़ के लिए वो लोग अपना यूज़ कर रहे हैं स्मार्टफोन? सो दैट इज़ फॉर द पर्पस ऑफ
दैट इज़ फॉर द पर्पस ऑफ द एंटरटेनमेंट। अब यहाँ पर जो एक्सेस इनको मिला है गैजेट्स का, तो वो कैसे क्या चल रहा है भैया। सर्वे से पता चला कि 49.3% जो स्टूडेंट्स हैं रूरल इंडिया में, यहाँ पे देखिए ये रूरल कम्युनिटीज़ की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो रूरल एरिया में यहाँ पर इनके पास जो है वो स्मार्टफोन्स हैं 49.3%, तो रफली अराउंड 50% लोगों के पास है, जिसमें कि जो बच्चे हैं among parents whose children have access to gadgets 76.7%। यहाँ पे जो भी पेरेंट्स जिनके बच्चों के पास ये गैजेट्स यानी कि मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन्स बेसिकली हैं, उसमें से 76.7% पेरेंट्स ने ये कहा कि जो बच्चे हैं वो स्मार्टफोन्स का यूज़ कर रहे हैं वीडियो गेम जो है उसको खेलने के लिए। वीडियो गेम्स, दे आर प्लेइंग वीडियो गेम्स। ऑफ द स्टूडेंट्स विद द एक्सेस टू गैजेट्स 56.6%। जो बच्चे या मतलब यहाँ पे ये जो 76.7% है ना, ये पेरेंट्स खुद कह रहे हैं कि मेरे बच्चे जो है वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वीडियो गेम्स खेल रहे हैं। अभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अभी जो नेक्स्ट डेटा बता रहा है, अभी जितने भी बच्चे हैं जिनके पास गैजेट्स हैं उसमें 56.6% जो है वो किस चीज़ के लिए कह रहे हैं कि भैया हम जो मोबाइल यूज़ करते हैं उसको हम मूवीज़ देखने के लिए, मूवीज़ डाउनलोड करने के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं, कि डाउनलोड किया उसको देखा। कितने 56.6% बच्चे जो है ये कह रहे हैं। इसके अलावा जो है 47.3% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हम म्यूज़िक जो है वो डाउनलोड करते हैं और म्यूजिक सुनते हैं, यानी कि गाना पसंद कर रहे हैं। सिर्फ 34% ऐसे बच्चे थे जिन्होंने कहा कि हम अपने मोबाइल्स का यूज़ जो है वो स्टडी मटेरियल डाउनलोड करने के लिए कर रहे हैं, और 18% इन बच्चों ने ये कहा कि हम जो है वो ऑनलाइन लर्निंग थ्रू द ट्यूटोरियल्स, यानी कि ऑनलाइन पढ़ने के लिए हम अपना मोबाइल जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो टोटल कितने, सिर्फ 18% बच्चे, जितने भी सपोज कि 100 बच्चे हैं उसमें से सिर्फ 18 बच्चे हैं जो ऑनलाइन पढ़ने के लिए कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं गैजेट्स को। एंड उसमें और ये सिर्फ 34% यानी 100 में से सिर्फ 34 बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि हम स्टडी मटेरियल डाउनलोड करने के लिए जो है वो स्मार्टफोन्स को यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ हाउ द डेटा एक्चुअली लुक्स लाइक। At least 78% of the parents of the girls, 78% of the parents of the girls and 82% of the parents of the boys wanted to educate their children, and ये चाह रहे थे कि हमारे बच्चे हैं जो सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं, ग्रेजुएशन से आगे की भी पढ़ाई करें, इस हिसाब से जो है ये लोग चाह रहे हैं, राइट। जो बच्चे क्लास 8 या फिर उससे ऊपर के क्लासेस में, क्लास 8 एंड अबव में है, दे इफ दे आर हैविंग एक्सेस मोर एक्सेस टू द स्मार्टफोन्स, वाइल मतलब इनके पास जो है ना ज़्यादा छूट है कि भैया हम जो है क्लास 8 में या फिर क्लास 8 से जो ऊपर वाली क्लासेस में पढ़ रहे हैं उनको स्मार्टफोन्स जो हैं वो ज़्यादा धड़ल्ले से यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज अगेन टीनेज वाले एज में आ रहे हैं एंड उसी एज में आ भी चुके हैं काफ़ी सारे, ठीक है। तो यहाँ पे 58.32% बच्चे ऐसे हैं। दूसरा आ जाता है यहाँ पे क्लास 1 to 3 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास भी एक्सेस है, लेकिन वो एक्सेस जो है वो बहुत ही कम है, कितना 42.1% है। क्लास 1 to 3 तो ये तो पेरेंट्स के ही ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि वो कितना दे रहे हैं बच्चों को एक्सेस, किस हिसाब से उसके ऊपर बेसिस रहता है, ठीक है। पेरेंट की पार्टिसिपेशन की बात करें तो सर्वे में ये चीज़ आया सामने that only 40% of the parents have conversations with the children around learning। सिर्फ 40%, 100 में से सिर्फ 40% ही ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि बच्चों से पूछते हैं कि हाँ बेटा आपने जो है स्कूल में क्या सीखा, आपने स्कूल में क्या पढ़ा, वो ही चीज़ सिर्फ जो है वही लोग पूछते हैं। 32% जो है वो दे हैव द कॉन्वर्सेशंस विद देयर चिल्ड्रन डेज अ वीक, अ फ्यू डेज अ वीक, मतलब हफ्ते रोज़ नहीं पूछते, कभी कभार जो है वो ज़रूर पूछ लेते हैं। यहाँ पे 36.8% पेरेंट्स जो कि जिनकी बेटियाँ हैं, जो बेटियाँ पढ़ रही हैं, तो वो ड्रॉप्ड आउट है। एंड उनको ड्रॉप आउट करने के पीछे उनका रीज़न क्या था कि फैमिली की अर्निंग उतनी खास नहीं है, तो इस वजह से उन्होंने जो है अपनी पढ़ाई जो है वो छोड़ दी। लड़के अगर अपने पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो उसके पीछे की रीज़न जो है उनका खुद का पढ़ना
पढ़ाई में इंटरेस्ट ना होना है। अगर लड़के ड्रॉप आउट कर रहे हैं तो उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होना है, लड़कियां ड्रॉप आउट कर रही हैं तो उसके पीछे का रीज़न है कि फैमिली अर्निंग्स उस हिसाब से नहीं है, क्योंकि उनकी फिर पढ़ाई जो है आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे इस वजह से। 21.1% believed that their daughters had to take care of household chores and that of the siblings. उनकी बच्चे 21.1% पेरेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि उनकी बेटियों की जिम्मेदारी जो है पढ़ना लिखना नहीं, बल्कि उनको क्या करना चाहिए, अपने घर का जो साफ सफाई है, घर के जो कामकाज है उस पर, और अपने जो सिबलिंग्स है, अपने जो भाई बहन है, उनका केयर करना उनकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, 71.8% रेस्पोंडेंट साइटेड दिस रीजन वाइल दी अनदर। यहाँ पर जो है लड़कों के लिए बता रहा है कि इनका इंटरेस्ट जो है वो पढ़ाई में नहीं होने की वजह से इनका स्कूल से जो है वो ड्रॉप आउट हुआ है। यही सारे पॉइंट्स जो हैं वो एक्चुअली आप इसी से ही समझ सकते हो कि इफ डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले हमारा जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, सपोज कि अभी समझ ले, अभी देख लीजिए कि जो अभी एजुकेशन वाली एज है, एजुकेट होने का अभी जो अभी टाइम पीरियड है, ऐसे टाइम पीरियड में अगर ये लोग जो है ढंग से अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ढंग से जो है ये लोग अपनी पढ़ाई नहीं करते हैं, तो ये किस टाइप का वर्कफोर्स आपके पास आएंगे? सो दे आर नॉट स्टडिंग, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, राइट। सो ऑब्वियस सी बात है कि अनस्किल्ड लेबर जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलप होंगे, और हमको अनस्किल्ड नहीं स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है अपने इंडिया को आगे लेकर के जाने के लिए। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, एंड यही चीज़ है जो कि अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे हमारा देश जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, एंड उनकी जो लाइफ है उनकी लाइफ भी बेटर नहीं हो पाएगी। दैट इज़ ऑल्सो द प्रॉब्लम ओवर हियर। इसका काफ़ी ज़्यादा वाइड पर्सपेक्टिव है। इशू नॉर्म्स फॉर सेक्स सेलेक्टिव सर्जरीज ऑन इंटरसेक्स इन्फेंट्स। देखिए, अभी रिसेंटली एक केस आया सो अभी रिसेंटली ये केस आया था जिसमें कि एक्चुअली सर्जरी करने की बात हुई थी एक बच्चे की, राइट, क्योंकि उस बिकॉज द चाइल्ड वाज बोर्न विद द टू जेनिटल्स, सो बिकॉज ऑफ दैट द चाइल्ड वाज टू बी ऑपरेटेड। सो अब यहाँ पर क्या चीज़ आया कि केरला हाई कोर्ट में के सामने जो है इस टाइप की चीज़, ये जो पॉइंट है वो लेकर के गया अनटिल द, अब यहाँ पर जो जस्टिस वीजे अरुण है, उन्होंने कहा कि जब तक कोई रेगुलेशन जो है वो सामने नहीं आता है इस टाइप के ऑपरेशन को ऑपरेट, मतलब इस टाइप के ऑपरेशंस जो हो रहे हैं उसको रेगुलेट करने के लिए, तब तक क्या है, put in place sex selective surgery shall be permitted only based on the opinion of a state level multidisciplinary committee that the surgery was essential to save the life of the child or that of the infant। अभी जो है जब तक कोई रेगुलेशन सामने नहीं आती है तब तक क्या करना है कि एक स्टेट लेवल मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी होगी, एंड दैट कमेटी विल बी डिसाइडिंग, उसकी ओपिनियन के बेसिस पे जो है ये इस टाइप के जो भी ऑपरेशंस हैं वो होने होंगे, कि अगर ये ऑपरेशन ऑपरेट नहीं, इस बच्चे के ऊपर ऑपरेट नहीं किया गया तो उस केस में क्या होगा कि वो बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, अदरवाइज ये इस टाइप का जो ऑपरेशन है वो नहीं होने देने के लिए। दिस इज व्हाट द court has actually said. So this is actually talking about the transgenders, right? So the children
So those children who are automatically born with that thing only. So this is the reason why this article was quite important also, because of this thing. See, when something is being operated, when your body is being operated for such kind of things, then definitely इसका जो है एक तरीके का साइकियाट्रिक जो है, और या फिर जो साइकियाट्रिक इम्पैक्ट जो है वो बच्चों के दिमाग पे पड़ सकता है. चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट जो हैं वहाँ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनको भी इसमें इन्वॉल्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट what if the child is actually feels like a girl, but you have operated the child to be a boy, right? So there could be some kind of problem in that, right? So this is a kind of very sensitive and very important issue also. This has to be dealt as soon as possible, so that they could actually live a very normal and proper with happy mind and all. Because the children, once something impacts their mind, that will be for forever. You cannot edit it from their mind. So that is the reason why this was important, right? अब यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर एक और पॉइंट कहते हैं, द कोर्ट डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट अ स्टेट लेवल मल्टीडिसिप्लिनरी कमेटी कंसिस्टिंग. अभी इन्होंने जो मल्टीडिसिप्लिनरी कमेटी बनाने की बात करी थी, इसमें जो पीडियाट्रिशियन है वो होना ज़रूरी है, पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होना ज़रूरी है, पीडियाट्रिशियंस कौन होता है जो बच्चों में डील करते हैं, ठीक है, बच्चों के डॉक्टर जो आप बोलते हो वही चीज़ है. तो पीडियाट्रिक सर्जन, चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट या फिर जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, टू डिसाइड वेदर द चाइल्ड वाज फेसिंग एनी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन बाय रीजन ऑफ द एम्बिग्यूअस जेनिटेलिया. ठीक है, अगर कोई भी जो बच्चा है वो किसी तरीके की लाइफ थ्रेटनिंग इशू फेस कर रहा है बिकॉज ऑफ द एम्बिगियस जेनिटेलिया, देन दे विल बी द वन हु विल बी गिविंग द ग्रीन झंडी कि भैया जो है आप जो है इनके ऊपर ऑपरेट कर सकते हो, बच्चे को सेव करने के लिए हमको ये काम करना जो है वो ज़रूरी है. चलिए, नाउ द एडिटोरियल. ठीक है, एडिटोरियल में हमारा सबसे पहला जो है वो सुनंदा सेन जी द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल, द ग्रामर ऑफ कॉमर्स इन अ न्यू एज ऑफ जियोपॉलिटिक्स. देखिए, हमारा जो रुपी का इंटरनेशनलाइजेशन है, ठीक है, इसके बेसिस पे हम लोग क्या कह रहे थे, हम चाह रहे थे कि भैया हम जो है जो भी ट्रांजैक्शन है वो रुपी के फॉर्म में हो, राइट. बट यहाँ पर जो रशिया है, ठीक है, वो पहले तो ये काम कर रहा था कि हम जो है पेमेंट रुपी में ले लेंगे, बट धीरे धीरे रशिया भी इस चीज़ से बैकआउट करने लगा कि हम अपने पास जो, क्योंकि हम जो है बहुत सारी चीज़ें वहाँ से ख़रीद रहे हैं, बहुत सारा सामान जो है हम वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या था कि दे वर स्कैर्ड कि हम जो है बहुत सारा रुपी अपने पास नहीं रिजर्व में रख सकते हैं, क्योंकि रुपी जो है वो फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा करती है, और वी आर नॉट अ हॉट करेंसी, एंड हमारी करेंसी जो है उतना ज़्यादा डिमांड में रहती भी नहीं है, हमारी बोली तो रुपी नहीं रहती है, तो दैट माइट बैकफायर देम. रशिया के लिए जो है वो अच्छी न्यूज़ नहीं हो सकती है. वी आर नॉट दैट, हमारा जो रुपी है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है एज लाइक दैट ऑफ द डॉलर. तो इस वजह से जो है वहाँ पे एक थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं आप या फिर कह सकते हो कि ये देवर लाइक कि भाई हम जो है उस चीज़ को बाहर, उस चीज़ से हम किस तरीके से जो है उसको डील करें. बेसिकली दिस इज़ व्हाट दे एक्चुअली वर लुकिंग फॉरवर्ड टू. अब यहाँ पर क्या है कि ज़्यादा पैसे हम रख नहीं सकते हैं रुपी, तो दे थॉट कि चलो क्यों नहीं जो है हम, और बहुत सारे सैंक्शंस भी लगे हुए हैं रशिया के ऊपर, तो इन सारे पॉइंट्स को लेकर के जो है फाइनली ये चीज़ हुआ कि भाई युआन में कर लेते हैं, ठीक है, तो चाइनीज़ करेंसी में करते हैं. तो वही पॉइंट को लेकर के जो यहाँ पर बात हो रही है कि द ग्रामर ऑफ कॉमर्स इन अ न्यू एज ऑफ जियोपॉलिटिक्स के बेसिस जो है वो किस तरीके से आपकी करेंसी आप किस चीज़ में जो है डील करोगे, उन्हीं चीज़ों को इम्पैक्ट कर रही है. सो दैट इज़ व्हाट दिस आर्टिकल इज़ एक्चुअली टॉकिंग अबाउट ओवर हियर. तो यहाँ पे जो है वो पॉइंट आउट ये कह रहा था कि पहले जो
पहले जो है यहाँ पर इंडिया की पोजीशन को काफ़ी ज़्यादा फेवर कर रही थी, जिस तरीके से हम लोग जो ट्रेडिंग कर रहे थे रशिया एंड इंडिया के बीच में, बट स्लोली स्लोली द थिंग्स एक्चुअली चेंज्ड बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस एंड ऑल. A shift in rupees used for international transactions. Now over here the problem is that कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर जो है रशिया के ऊपर सैंक्शन लग गए. अब सैंक्शन लगने की वजह से क्या चीज़ें हो रही हैं कि ये डॉलर का यूसेज जो है वो एक्चुअली नहीं कर पा रहे हैं, राइट. तो यहाँ पर क्या पॉइंट है कि यूक्रेन और रशिया वॉर जो हुआ, इसकी वजह से जो इंटरनेशनल यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन किसी भी तरीके की यूक्रेन और रशिया की वॉर के बाद जो हम किसी भी तरीके का जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं रशिया के साथ, तो वी वर लाइक कि हम रुपी में करें. तो रशिया वॉज लाइक ओके, बट स्लोली स्लोली द थिंग्स changed, right? The thing changed actually. Now because of these kind of events, यहाँ पर जो है यूक्रेन और रशिया के बीच में जिस तरीके से वॉर चल रहा है, तो इसको लेकर के काफ़ी सारे जो सैंक्शंस हैं वो रशिया पे डाले गए यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन की तरफ से. तो ऑब्वियसली बात है कि डॉलर में एंड प्लस यूरो में किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन करना जो है उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता, राइट. एंड स्पेशली जब हम किसी तरीके का एट इंटरनेशनल लेवल इफ़ वी आर डूइंग एनी काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन, देन डेफिनेटली व्हाट हैपन, हम जो है वो डॉलर्स में ही जनरली करते हैं. एंड वहाँ पे यूरो भी चल रहा है बिकॉज दीज आर द हाई डिमांड, these are always in the high demand only because of all these things. Now the impact of these events on both Russia and India, as well as the adoption of the Indian currency rupee for trade settlement between the two countries. So for the trade settlement we were doing this thing. अब जिस चीज़ के लिए रुपी वॉस्त्रो अकाउंट जो है उसको एस्टैब्लिश किया गया कि जब भी हम किसी भी तरीके का कोई भी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए हम रुपी वॉस्त्रो अकाउंट जो है उसका यूज़ करेंगे, जो कि रशियन काउंटर पार्ट जो है वहाँ पे रहेगा. एंड यहाँ से हम ट्रांजैक्शन जो है इसी का ही यूज़ करके करेंगे. जो भी रशियन सप्लायर हैं वो इनवॉइस शो करेंगे एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये जो रुपी वॉस्त्रो अकाउंट है वहाँ पर जो है वो पैसे को सेंड कर दिया जाएगा, राइट. इट ऑल्सो मैंशंस द पोटेंशियल यूज़ ऑफ द सेम मैकेनिज्म फॉर द इंडियन एक्सपोर्ट्स टू दैट ऑफ द रशिया ऑल्सो, राइट. तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो सेम चीज़ वहाँ से भी यहाँ पे उसी तरीके से रुपी में ट्रांजैक्शन एक्चुअली जो है वो हो रही हैं. तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें तो हैं खैर चल रही, लेकिन स्लोली स्लोली अब यहाँ पर ये भी चीज़ है कि जब रशिया के साथ हमारा ट्रेड काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा, तो इन सारी चीज़ों को देखते देखते ऑब्वियस सी बात है कि इन्होंने को लगा कि हम जो है बहुत ज़्यादा इंडियन रुपी जो है वो एक साथ नहीं रख सकते अपने पास, काफ़ी ज़्यादा जो है हम अपने पास नहीं रख सकते. अब अपने पास इन द सेम यहाँ पे रशिया की बात कर रही हूँ, तो रशिया वॉज लाइक कि वी कैन नॉट कीप दिस मच ऑफ इंडियन रुपी विथ अस इन आवर रिजर्व. वाई? बिकॉज ऑफ द लो रैंक, रुपी की लो रैंक है ग्लोबल करेंसी में. ग्लोबल करेंसी हायरार्की को अगर देखें तो पोटेंशियल डेप्रिसिएशन भी है इसमें काफ़ी ज़्यादा. तो इन सारी चीज़ों की वजह से अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, ठीक है. क्यों? क्योंकि रशिया वाई इट विल एक्चुअली हैव अ काइंड ऑफ करेंसी जिसका कि डेप्रिसिएशन होने के चांस बहुत ज़्यादा है. जब उनके पास पैसा आया तब 83 था, अब ऑल ऑफ अ सडन 100 रुपीज़ हो गया, तो उनके लिए वो लॉस वाला सौदा है, फ़ायदा वाला चीज़ नहीं है. तो इस वजह से तो देवर लाइक कि नहीं भाई नहीं, ठीक है, नहीं कर सकते हैं. तो अब यहाँ पर क्या पॉइंट हुआ कि इसका जो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नेचर है उसकी वजह से देवर लाइक कि नहीं कर सकते हैं. लेकिन सैंक्शंस की वजह से डॉलर एंड यूरो जो है उसका भी यूज़ नहीं किया जा सकता. तो इसी वजह से जो है क्या हुआ कि भैया युआन जो है उसको यूज़ किया जाए, राइट. तो यहाँ पर क्या है कि आप कहने का मतलब यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स का क्या है कि जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल जैसे लेवल पे जो चीज़ें हैं वो इम्पैक्ट कर रही हैं, आपके ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं, पर जो बिजनेस है द शो मस्ट गो ऑन, तो बिजनेस तो चलना ही रहना चाहिए, ठीक है. तो आपके पैसे में नहीं होगा तो किसी और करेंसी में हो जाएगा, बट द थिंग्स विल कंटिन्यू, राइट. सो यहाँ पर पॉइंट यही कहा गया कि जो ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस है तो उस ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन में चाइनीज़ युआन जो है उसको यूज़ करने की यहाँ पर बात हो रही है, बात हुई इन ऑर्डर टू इम्पोर्ट दी
रशियन ऑयल, राइट। अब यहाँ पे जो लोकल करेंसी की शिफ्ट की अगर हम बात करें तो अभी रिसेंटली इंडिया और यूएई के बीच में जो है वो डील हुआ कि भाई हम जो है ट्रांजैक्शन रुपी में करेंगे, ठीक है, दिरहम में, रुपी में, इस तरीके से हम ट्रांजैक्शन करेंगे आपस में। तो इस तरीके से हम आपस में इस तरीके का अगर हम करते हैं क्या बोलते हैं ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो जब हम आपस में इस तरीके का ट्रेड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है व्हाट विल हैपन, जब व्हेन वी विल बी डूइंग ट्रेडिंग लाइक दिस देन डेफिनेटली हमारा स्लोली स्लोली जो एक तरीके से डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। किस चीज़ का डिमांड एक्चुअली यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, रुपी का डिमांड इंक्रीज होगा, वोलेटाइलिटी जो है वो भी धीरे धीरे जो है वो कम होने के चांसेस जो है वो धीरे धीरे हो जाएंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो यहाँ पर हमारा एक्सचेंज रेट है हम उस चीज़ को अवॉइड भी करेंगे, बिकॉज वेन एवर यू आर एक्सचेंजिंग योर मनी देन डेफिनेटली इट लूजेस सम वैल्यू ओवर देयर, कुछ अमाउंट जो है लूज कर देते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं होगी, कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से मनी ट्रांसफर होगा एंड दैट टू क्विकली ऑल दीज थिंग्स विल हैपन ओवर हियर। एंड दिस इज व्हाट इट इज सेइंग कि किस तरीके से जो साउथ है, ग्लोबल साउथ है, साउथ कंट्रीज जो हैं वो पूरी जो जियो इकोनॉमिक है वो उसको किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकती है इस टाइप के कामों को करके, right? So this is what it actually is talking about. Now the next topic is about the climate events and an umbrella for the urban health over here. Right. अब यहाँ पर जो है ये पूरा आर्टिकल जो है इट एक्चुअली टॉक्स अबाउट कि किस तरीके से जो मॉनसून आया, किस तरीके से जो चीज़ें हुई, बारिश एंड ऑल, एंड उसके बाद जो है बीमारियां फैल रही हैं, उन्हीं सारी चीज़ों से रिलेटेड जो है ये आर्टिकल है। मॉनसून डेविस्टेशन एंड द हेल्थ कंसर्न्स ओवर हियर। मीडिया में रिसेंटली जो मॉनसून की शुरुआत हुई तो सबसे पहले बिपरजॉय साइक्लोन, फिर असम में फ्लड्स हुए, काफ़ी हैवी रेन जो है वो कहाँ पे नॉर्दर्न रीजन में हुई, ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी। बट लेटर ऑन जो है वाटर एंड वेक्टर बॉर्न डिजीजेस जैसे कि टाइफॉइड, कॉलेरा, डिसेंट्री, लेप्टोस्पायरोसिस, मलेरिया, डेंगू, ये सारी चीज़ें जो हैं वो रेन अफेक्टेड एरिया में अब जो है अब धीरे धीरे देखने के लिए मिल रहे हैं। ओके, तो अब यहाँ पे जो है पॉलिसी मेकर्स के लिए कंसर्न्स जो हैं वो रेज होने की चांसेस रेज जो है वो हो रही हैं, मतलब इनके लिए जो है अब काम करने का समय आ गया है, राइट। खैर, अर्बन वल्नरेबिलिटी एंड सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट की अगर बात करें तो अर्बन एरियाज स्पेशली वो एरिया जो कि वल्नरेबल हैं, जो अंडर डेवलप्ड सेक्शंस हैं, जैसे कि स्लम हो गए, जो कि रीसेटलमेंट कॉलोनीज हो गई, वो ये सारी बहुत ही ज़्यादा जो है वो वल्नरेबल एरियाज होते हैं। एंड मैनी इनहेबिटेंट्स ऑफ दीज एरियाज लिव इन पॉवर्टी, engaging in the informal work without social security benefits. Extreme climate events disproportionately अफेक्ट, अब ये जो एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा डिसप्रोपोर्शनली इम्पैक्ट करती हैं कम्युनिटीज़ को, एंड स्पेशली वो कि कौन कहाँ किस तरीके से रह रहा है, क्या उसके खान पान है, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है मतलब उनकी जो हेल्थ है उन सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट करता है। पॉवर्टी हो गया, इनफॉर्मल वर्क में जो भी इन्वॉल्व है उन सारे लोगों को, राइट। अभी रिसेंटली एक स्टडी जो कि पब्लिश हुई थी इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ में, वहाँ पर सम पॉइंट्स वर पॉइंटेड आउट, अंडरस्कोर्स वल्नरेबिलिटी कॉज्ड बाय द क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इवेंट्स। यहाँ पर टू की फाइंडिंग्स थे जो इन्होंने हाईलाइट किया। पहला तो था अर्बन हाउस होल्ड स्पेशली क्लाइमेटिकली हाई रिस्क स्टेट्स, ये जो है काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम, सिग्निफिकेंटली हायर ऑड्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग डिजीजेस जैसे कि मलेरिया, डेंगू, इन सारी चीज़ों को जो है ये अट्रैक्ट करते हैं, राइट। अट्रैक्ट इन द सेंस कि मतलब इनको इम्पैक्ट होने के काफ़ी ज़्यादा जो है वो चांसेस देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पर। डिजीज़ मैनेजमेंट की अगर हम यहाँ पे बात करें, मॉनसून सीजन के बाद जो है अथॉरिटीज़ की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है दैट दे आर सपोज टू मैनेज द वाटर एंड द वेक्टर बॉर्न डिजीज़, ठीक है, वेक्टर बॉर्न डिजीजेज, एंड दीज शुड बी डन ऑन द हाई अलर्ट मोड,
राइट। हाई अलर्ट मोड में जो है इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, राइट। डेंगू जो है वो जैसे कि दिल्ली जैसे एरिया है, बारिश के बाद जो है ये वाला केस बहुत ज़्यादा देखने के लिए यहाँ पर मिलता है ना। व्हेन इट कम्स टू द अनप्रेडिक्टेबल क्लाइमेट इवेंट्स, राइट। अब ये जो अनप्रडिक्टेबल क्लाइमेट इवेंट है तो इसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है कि हेल्थ के ऊपर सबके इश्यूज तो पड़ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने की यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो है वो ज़रूरत हो जाती है। Now this system should prioritize the vulnerable urban population. ओके अब यहाँ पर क्या पॉइंट कर रहे हैं कि इसको प्रायोरिटाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड स्पेशली वो जो कि बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल है अर्बन जो अर्बन पॉपुलेशन है वहाँ पर इनका फोकस बहुत ज़्यादा होने की ज़रूरत है, पर्टिकुलरली जो कि स्लम्स में है या फिर जो पेरी अर्बन एरियाज़ में रह रहे हैं वो वाले, ठीक है। दिस इज द रूरल एरिया, दिस इज द अर्बन एरिया, दिस इज द पेरी अर्बन एरिया। Resilient health systems can effectively respond to the emergencies, pre-plan for crisis, adapt to evolving public health needs as well. Need for public investment and special funding over here. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हमको अपना जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज एक तो सबसे पहले तो प्रिवेंट करना है, ठीक है। एंड उसके बाद केसेस आ जाते हैं तो हेल्थ सेंटर्स में जा रहे हैं, आपके जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम्स है उसको स्ट्रेंथन करने की बहुत ही ज़्यादा जो है ज़रूरत है। हेल्थ केयर सिस्टम आपका बेटर रहेगा तो जो लोग बेचारे इम्पैक्ट पड़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि उन लोग अपने आप को बचा पाएंगे, दे वुड बी एबल टू सेव देमसेल्फ, देयर फैमिली फ्रॉम बीइंग अफेक्टेड बाय ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स एंड ऑल। रेजिलियंस नेसेसिटेट्स इंक्रीज्ड पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली बात है कि बिना इन्वेस्टमेंट के ये सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं होंगी। with focused attention on the urban areas at the higher risk of climatic shocks, current funding allocation for the primary health care is insufficient. अभी जो भी है amount that is insufficient and we need more in order to support it, in order to provide the better healthcare facilities for the to the public. and यहाँ पर जो है फिनेंस कमीशन का जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज दे विल बी द वन हु कुड एक्चुअली प्रोवाइड यू विद द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन डेटा कि हाँ भाई क्या कितना ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो अर्बन हेल्थ गवर्नेंस जो है वो काफ़ी इंट्रिकेट है बिकॉज ऑफ द मल्टीपल एजेंसीज एंड द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो। अब यहाँ पे जो कोविड-19 पेंडेमिक था वहीं से ही अगर एक्सपीरियंस अगर ड्रॉ करें तो यहाँ पर क्या पॉइंट आता है, कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत है, डेटा शेयरिंग की ज़रूरत है, रेगुलेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सो दैट कि कोई भी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज अगर होती हैं तो वी वुड बी एबल टू रिएक्ट रियली वेरी फास्ट एंड इन अ प्रॉपर वे। दैट इज़ द रीज़न। ट्रांजिशन की अगर बात करें, द करंट वर्टिकल अप्रोच टू डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम should shift toward a comprehensive health system approach। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पॉइंट है कि कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सिस्टम जो है वो होना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, इंटीग्रेटिंग फ्रंट लाइन वर्कर्स अक्रॉस वेरियस डिजीज मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, एंड दिस कैन क्रिएट वर्सटाइल कार्डर अकाउंटेबल टू बोथ कम्युनिटीज एंड द हेल्थ केयर सिस्टम्स एज वेल। इंटीग्रेशन, कॉम्प्रिहेंसिवनेस की ज़रूरत है हमारे पास हेल्थ सिस्टम की, इंटीग्रेशन की ज़रूरत है किस चीज़ की, क्लाइमेट चेंज कंसिडरेशंस। हमको इस चीज़ को भी पॉइंट में रख करके अपना जो मैनेजमेंट सिस्टम है, अपना जो हेल्थ मैनेजमेंट है, जो भी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को हमको प्रॉपर तरीके से अरेंज करना। आपको वी आर सपोज टू बी प्रिपेयर्ड, राइट, वी आर सपोज टू बी प्रिपेयर्ड सो दैट अगर किसी तरह कोई दिक्कत आता है वी वुड बी एबल टू सर्व आर population, serve our people. So this is what it is actually pointing out and talking about over here. Now the next is the text and context wala point, right, and this is our last. What is the Jan Vishwas Bill 2023 which has been proposed by the center over here? Okay, ये जो हमारा जन विश्वास अमेंडमेंट प्रोविजंस बिल 2023 है, ठीक है, ये जो बिल है ये एक्चुअली बहुत सारे बिल्स को फर्दर अमेंड करेगा, दैट वी विल सी कौन सा। सो द बिल एम्स टू
aims at giving further boost to ease of living and ease of doing business. ओके, किस चीज़ की ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को जो है वो बेटर करने के लिए ये जन विश्वास बिल जो है वो लेकर के आया गया है. एंड ये 42 लॉज जो हैं उसको अमेंड करेगा. 42 लॉज को ये अमेंड कर देगा. द बिल कन्वर्ट्स सेवरल फाइन्स टू पेनाल्टीज, मीनिंग दैट जो भी पेनाल्टीज थी, ठीक है, इट कन्वर्ट्स फाइन्स टू पेनाल्टीज, मीनिंग दैट कोर्ट प्रोसिक्यूशन इज नॉट नेसेसरी. कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, उसकी जो प्रोसिक्यूशन की ज़रूरत नहीं है उसको जो है टू एडमिनिस्टर एनी काइंड ऑफ पनिशमेंट. इट ऑल्सो रिमूव्स इम्प्रिजनमेंट एज अ पनिशमेंट फॉर मेनी ऑफेंसेस. बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस हैं जहाँ पर कि उन्होंने पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट जो है जेल में बंद कर देना, तो वो जो है उसको एज अ पनिशमेंट ही उन्होंने यहाँ से जो है हटा दिया. जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल 2023 चेंजेस, क्या चेंज कर रहा है? चेंजेस इन द ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, उसमें चेंजेस कर रहा है. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 में चेंज कर रहा है. फार्मेसी एक्ट 1948. ये जो 3 मेन बता रहा है, इनको यहाँ पर क्या कर रहा है? अमेंड कर रहा है. ठीक है, क्या? जन विश्वास अमेंडमेंट बिल जो है इनको, एंड इनमें जो भी खामियां थी उन सारी चीज़ों को ये हटा रहा है. द एक्ट डिफाइंस द 4 कैटेगरीज ऑफ ऑफेंसेस. 4 कैटेगरीज ऑफेंसेस की ये यहाँ पर बता रहा है. बहुत ही आराम से यहाँ पर देख लीजिए 4 कौन सी कैटेगरीज हैं. एक है अडल्ट्रेटेड ड्रग्स है, दूसरा है स्पूरियस, यहाँ पे स्पूरियस ड्रग्स, देन है मिसलेबल्ड ड्रग्स, एंड उसके बाद आता है नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी ड्रग्स. मतलब जो भी ड्रग्स है, जो भी दवाइयाँ हैं, वो भी स्टैंडर्ड क्वालिटी की नहीं है. एंड इट लेज आउट डिग्रीज ऑफ पनिशमेंट, अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिजन टाइम. यहाँ पे क्या है कि आपको प्रिजन में भी भेजा जा सकता है, फाइन जो है वो भी लगाया जा सकता है. सो इट हैज़ एक्चुअली चेंज द डिग्री ऑफ द ऑफेंसेस ऑल्सो. 4 कैटेगरी में ऑफेंसेस डिवाइड किया हुआ है, प्लीज़ ध्यान में रखिएगा. अडल्ट्रेटेड ड्रग्स है, स्प्यूरियस ड्रग्स है, मिसलेबल्ड ड्रग्स है, एंड नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी ड्रग्स है. इसमें जो है इनको डिफाइन किया गया है. इट अलाउज मैन्युफैक्चरर्स ऑफ नॉट स्टैंडर्ड क्वालिटी ड्रग्स टू एस्केप सिग्निफिकेंट पेनाल्टीज. यहाँ पर जो है इनको सिग्निफिकेंट पेनाल्टीज से बचा रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट यहाँ पर जो अगर नहीं है स्टैंडर्ड, ये जो है ये यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि बहुत ही गलत डिसीजन है. क्योंकि अगर आपका जो दवाई है, जो भी आपके ड्रग्स हैं वो स्टैंडर्ड नहीं है, इट इज़ नॉट ऑफ स्टैंडर्ड, देन उसका एक बहुत ही वर्स्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है किसी पेशेंट के ऊपर. बहुत एडवर्स इम्पैक्ट पड़ सकता है पेशेंट के ऊपर. तो उसको आप जो है सीवियर पनिशमेंट देने की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो गलत बात है. इट शुड बी, ठीक है, सीवियर पनिशमेंट तो यहाँ पर देने की बात होनी चाहिए थी, बट यहाँ पर इस चीज़ को जो है वो हटा दिया गया है. द बिल ऑल्सो रिड्यूसेस पेनाल्टीज फॉर ओनर्स ऑफ फार्मेसीज हु वायलेट द टर्म्स ऑफ देयर लाइसेंस. अब अगर आपके लाइसेंस में जो चीज़ों की छूट दी गई है आपको, जिस चीज़ की, अगर आपने उसको भी वायलेट किया तो यहाँ पर भी जो पेनाल्टीज़ हैं उसको कम कर दिया गया है. हमको स्ट्रिंजेंट करनी चाहिए चीज़ों को, सो दैट दे डोंट डेयर टू डू दैट ऑल ओवर अगेन. बट यहाँ पर क्या कर दिया गया है, उन सारी चीज़ों को जो है और भी ज़्यादा कम कर दिया गया है. सो दीज आर द पॉइंट्स विच हैज़ बीन मेंशन रिलेटेड टू दिस जन विश्वास बिल. Okay, चलिए, so this is it for today's daily news analysis. I hope you liked it and missed me. I hope so. चलो, so see you in the next video. Bye bye, take care and have a great time.